मुंबई की एक चाल में सारा सामान बिखरा हुआ था, जैसे अभी अभी वहाँ भयंकर तूफान हो गुजरा हो। एक कोने में सुनीता अपने दुधमुहे गुड्डे को सीने से चिपकाए सिसकियां भर रही है। उसका पति मदन नशे में धुत जमीन पर ही पड़ा बड़बड़ा रहा है। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, देर से आऊंगा तो खाना भी नहीं देगी। अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए बच्चे को पैदा हुए, थोड़ा तो संभल जाने देते। तूने फिर मुंह से जहर उगला तो। उसको पीटने के लिए उठा पर एक और को लुढ़क गया। चल गुड्डू, बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सुनीता गुड्डू को गोद में उठाए कुछ सामान रखती है और गठरी सिर पर रख के गुड्डू को सीने से चिपकाए घर से निकल जाती है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? कुछ खाने को दे दे, जो है वही दे दे। पूरे घर में घूमता है पर सुनीता को ना पाकर कहाँ चली गई? कहीं नाराज होकर घर तो नहीं छोड़ गई? मैं भी तो नशे में पागल हो गया था, क्या जरूरत थी उस दुखिया पर हाथ उठाने की। वो घर में कुछ खाने को ढूंढने लगता है। रसोई में 4-5 रोटियां हैं और तरकारी देखकर भर पेट खाकर घर से निकल जाता है, पर सुनीता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। वो निराश होकर घर आ जाता है। घर तो छोड़ दिया, अब जाऊंगी कहाँ? रात के अंधेरे में भटकने से तो अच्छा है घर ही चली जाती हूँ, तब तक भोर भी हो जाएगी। घर पहुंची तो देखा उसके घर के बाहर एक खूबसूरत पालना रखा हुआ था। ये पालना तो बहुत सुंदर है, मेरा गुड्डू इसमें आराम से सो सकता है। ये सोचकर वो घर में गई और गुड्डू को चटाई पर लिटाकर जल्दी से बाहर से पालना खींचकर अंदर ले आई। तभी मदन उठ गया और सुनीता को देखते ही, सुनीता, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू दिखाई नहीं पड़ी। सोचा तो यही था कि लात मुक्के खाने से अच्छा है अपनी और गुड्डू की जान ही ले लूं, पर मासूम गुड्डू का चेहरा देखकर मन पिघल गया। अरे पगली, तू क्यों गई? मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ा ही किया था। वो तो कल किसी के घर बेटा हुआ था, इसीलिए उसने थोड़ी बहुत पिला दिया था। क्या सारे मर्द अपनी बीवियों को तुम्हारी तरह ही पीटते हैं? तुमने ये भी नहीं सोचा कि अभी 1 हफ्ते पहले ही गुड्डू पैदा हुआ है। मैं रोज थोड़ी ना पीता हूँ। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे। ले, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दे, अब कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा छोड़ो, मैं गुड्डू को सुलाकर खाना बनाती हूँ। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं, आज काम पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जरा ये पालना ठीक जगह पर रखवा दो। ये कहाँ से लाई? इतना खूबसूरत पालना? पता नहीं, घर के बाहर ही पड़ा था, मैं उठा लाई। दोनों मिलकर पालने को कोठरी के कोने में रख देते हैं। सुनीता उस पर अपनी पुरानी साड़ी कई तह कर बिछा देती है और गुड्डू को पालने में सुला देती है और गुड्डू से कहती है, हमारे नसीब में तो एक खाट भी नहीं है और ये अमीर बच्चों की तरह पालने में सोए हैं। तभी अचानक उनके घर में आवाज होती है और एक पलंग बिछ जाती है। अरे ये कहाँ से आ गया? इस पर तो कितना आरामदेह गद्दा और तकिया भी है। बैठ के देख कितना नरम है। इतने छोटे से घर में पलंग के बाद तो कोई जगह ही नहीं बची। बड़ा सा घर होता तो कितना अच्छा होता। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि भूकंप आ गया हो और तीव्र रोशनी हुई। उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया। सुन, तू रात भर कोई जादू वादू सीख रही थी क्या? अरे मैं तो सारी रात भटक रही थी। मुझे लग रहा है कहीं ये पालना कोई जादू तो नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अगर पालना जादुई है तब तो हमारे पास भी बहुत सारा धन और दौलत हो जाना चाहिए। अरे अरे, ये क्या? इतने रुपए कहाँ से आ गए? ये देख, गुड्डू के पाले में तो नोटों की गड्डियां ही गड्डियां बिखरी हैं। नोट देखकर सुनीता कहती है, अरे बाप रे, हम तो अमीर हो गए। अब तो मुझे कोई मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। इन पैसों से अपनी एक सीमेंट और ईंटों की दुकान खोल लेंगे। दुकान खूब चल निकली। सुनीता के मुंह से कुछ निकलते ही पालना उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक दिन मदन घर से सारी रात गायब रहता है। दूसरे दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। देख सुनीता, कुछ कहना मत, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। आज पुराने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बैठा लिया था। मेरे मना करने पर भी वो लोग कह रहे थे कि अब तो मदन बड़ा आदमी बन गया, हमारे पास क्यों बैठेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे जल्दी घर जाना है। फिर भी सब लोग नहीं माने। मदन, मैं तुम्हारी इन दलीलों से पहले भी तंग आ गई थी। तुम उन लोगों को पैसे देकर छुटकारा पा सकते थे। तुम्हारा वहाँ सारी रात बैठना जरूरी था क्या? अच्छा छोड़, मैं नहा धोकर आता हूँ, कुछ नाश्ता दे दे। गुड्डू को सुला कर आती हूँ।
तभी तो नाश्ता बनाऊंगी। मदन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने झूले के ऊपर एक लात मारते हुए कहा, ले, इसी के बूते पर तू ज्यादा जबान चला रही है ना, अभी इसको बाहर निकाल फेंकता हूँ। मदन की लाख कोशिशों के बावजूद पालना अपनी जगह से टस से मस न हुआ। थककर चिल्लाते हुए वो कहता है, आज तो तेरी खैर नहीं, बहुत चपड़ चपड़ करने लगी है। अचानक उसके हाथों को झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ मरोड़ दिए और दर्द से वो छटपटा उठा। सुनीता, इसको बोल मेरा हाथ छोड़ दे। मैं समझ गया, ये पालना तुझे मुझ जैसे नीच इंसान से बचाने ही आया है। मैं मर जाऊंगा, बस एक बार माफ कर दे। मैं क्या करूं? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे ना। सुनीता, माफ कर दे, तुझे गुड्डू की सौगंध, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मदन, ये आखिरी बार है, कह देती हूँ। पालना, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, छोड़ दो इसे। मदन का हाथ छूट गया था। उसके बाद मदन एकदम शांत होकर लेट गया। उस दिन के बाद से मदन का सारा गुस्सा और नशा दोनों ही खत्म हो गया था। अब वो सीधे घर आने लगा, गुड्डू और सुनीता के साथ समय देने लगा। सब खुश थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। मदन के बगल में ही गजोधर की सीमेंट की दुकान थी। पहले उसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन जब से मदन ने दुकान खोली तब से उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता। एक दिन गजोधर कहता है, मदन, तुम यहाँ से अपनी दुकान हटा लो, वरना मैं तुम्हारी दुकान में आग लगवा दूंगा। क्यों हटाऊं? मैंने इस दुकान में पैसे लगाए हैं। ठीक है, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है मुझे। वो धमकी देकर चला गया। मदन जब दुकान बंद करके वापस आया तो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? मदन ने सुनीता को सारी बात बताई। गजोधर उसके पीछे पीछे आकर उसकी खिड़की के पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अगर सचमुच उसने गुस्से में आकर आग लगा दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कितना पैसा लगाकर दुकान बनाई थी। तुम फिक्र मत करो, कोई जरूरत नहीं है उस गजोधर से डरने की। हमारा जादुई पालना है ना, वो कुछ नहीं होने देगा। ये औरत किसी जादुई पालने की बात कर रही है, जरा देखूं तो सही। वो पंजों के बल खड़ा होकर उसके घर में झांकता है तो एक खूबसूरत पालना देखकर वो हैरान हो जाता है। वहीं से वापस आ जाता है, लेकिन वो पालना उसकी आंखों में बस चुका था। दूसरे ही दिन वो मदन की दुकान पर जाकर, अब तक तो तुमने दुकान बंद करने के बारे में सोच लिया होगा। मैं दुकान नहीं बंद कर सकता, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, फिर मुझे कुछ मत कहना। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। फटाफट उसके घर किसी व्यक्ति को भेज दिया। उस व्यक्ति ने सुनीता का दरवाजा खटखटाया। आपकी दुकान में आग लग गई है, जल्दी चलो। अब आएगा मजा, चलो जल्दी से इसके घर से वो पालना निकाल लो। उसने पालना निकालकर अपनी गाड़ी में रखवा दिया और घर आकर एक कोने में रख दिया। फिर दुकान पर पहुंच गया। सुनीता जब दुकान पर गई तो वहाँ सब कुछ ठीक था। मदन उसको देखते ही, अरे तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है शायद। उसने मदन को सारी बातें बताई और उल्टे पैर वापस घर पहुंची तो पालना गायब हो गया था। सुनीता सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। गजोधर जब दुकान बंद करके घर पहुंचा तो पालने से, ए जादुई पालने, दिखा अपना जादू, मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। तभी पालने से एक मोटा डंडा निकलकर गजोधर की धुनाई करने लगता है। गजोधर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई ना पड़ी। जब मार खाकर वो अधमरा होकर गिर पड़ा तब पालना अपने आप चलते चलते सुनीता के घर के भीतर पहुंच गया। अरे गुड्डू का जादुई पालना आ गया, कहाँ चले गए थे तुम? मैं समझ गई थी कि तुम्हें कोई उठा ले गया। उसने गुड्डू को पालने में सुला दिया। मदन आया तो वो कहती है, तुम्हें पता है मैं घर आई तो पालना कोई उठा ले गया था, लेकिन ये अपने आप ही वापस आ गया। मदन की दुकान पर गजोधर का एक नौकर जो कभी कभी उसके पास आ जाता था, उसने आकर बताया, मदन भैया, बड़े आश्चर्य की बात है, गजोधर भैया कोई पालना खरीद कर लाए थे। उससे कुछ बोले तभी पालने से एक डंडा निकला और उनकी धुनाई कर दी। वो अस्पताल में पड़े हैं। मदन घर वापस आया तो उसने कहा, मैं जानता हूँ, वो पालना गजोधर ही लेकर गया था। वो अस्पताल में पड़ा है। चलो, हमें हमारा जादुई पालना मिल गया। हमारे लिए यही बहुत है। उसने जैसा किया उसका फल उसको मिल गया। एक दिन की बात है। भरे बाजार में
दो लड़के जादू का खेल दिखा रहे थे। कभी वो टोपी से खरगोश निकालते तो कभी कान से रुमाल। उनका ये जादू देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। देखो देखो देखो, कैसे ये तोता रंग बदलता है। लोग अपनी नजरें तोते पे टिकाए हुए थे और वहां दूसरे लड़के ने अपने हाथ की सफाई से एक औरत की चेन मार ली। जैसे ही तोते ने रंग बदला, सभी दर्शक खुशी से तालियां बजाने लगे। देखो देखो देखो, ये ताश की गड्डी है। मैं चाहे इन्हें जैसे भी पलटूं, पर इसमें से सिर्फ इक्के ही बाहर निकलेंगे। तभी भीड़ को देखकर मालती और मेघा भी वहां पहुंच गई। मालती और मेघा दोनों खुद जादूगरनियां थीं। वो समझ गईं कि ये सब जादू नहीं बल्कि बस हाथ की सफाई है। मम्मी जी, वहां देखिए। मालती और मेघा ने देखा कि एक लड़का लोगों को अपनी बातों में उलझाता है और दूसरा उनकी जेब काटता है। तो ये चक्कर है, चल इन्हें सबक सिखाते हैं। तभी मालती और मेघा आ गए। अब तक आपने बस छोटा मोटा जादू देखा, अब देखिए असली जादू। मैडम, आपके गले की चेन इस लड़के की जेब में होगी। लोगों से डरकर जब उस लड़के ने जेब में हाथ डाला तो वो चेन उसी के जेब में थी। उसे वो चेन लौटानी पड़ी। और सर, आपका वॉलेट इसकी जेब में है। ऐसे कर करके उन दोनों लड़कों को सारी चीजें दर्शकों को लौटानी पड़ी। और फिर जब भीड़ चली गई, देख लूंगा तुम दोनों को। हाँ हाँ, देख लेना। और ऐसे छिछोरे काम करके जादूगरों का नाम मत खराब कर, समझा? वरना अगली बार सीधा जेल में होगा। वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए और फिर मालती और मेघा भी अपने घर चली गईं। वो दोनों लुटेरे जादूगर लड़कों को मालती और मेघा से बदला लेना था। मैं सोच रहा हूँ हमें उन दोनों औरतों के ही जेवर लूट लेने चाहिए। उससे भी अच्छा उसके सारे घर का सामान लूटते हैं। हाँ हाँ, हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। लुटेरे लड़कों ने ये ठान लिया था कि वो सास बहू से बदला जरूर लेंगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। अगले दिन से दोनों लड़कों ने मालती और मेघा पर नजर रखना शुरू किया। 2-3 दिनों तक नजर रखने के बाद उन्होंने अपना प्लान बनाया। ये दोनों औरतें रोज शाम को 4 बजे बाजार जाती हैं और 6 बजे लौटती हैं। 2 घंटे काफी हैं इनका घर खाली करने के लिए। तो इन दोनों औरतों को कल ही सबक सिखाएंगे। अगले दिन जैसे ही मालती और मेघा बाजार के लिए निकले तो दोनों लुटेरे घर के अंदर घुस गए। बाहर से तो ये घर बहुत छोटा दिख रहा था, तो ये अंदर से इतना बड़ा कैसे? छोड़, हमें क्या करना है? चुपचाप सामान उठा और निकल यहाँ से। उनमें से एक का ध्यान एलईडी टीवी पर गया। क्या टीवी है? उसने टीवी की वायर बोर्ड से निकाल दी और टीवी उठाने लगा, पर फिर अचानक टीवी ऑन हो गया। ये कैसे हो सकता है? इस टीवी में बैटरी है क्या? पता नहीं। दूसरे लुटेरे का ध्यान अलमारी पर गया। जरूर इसके अंदर सोना होगा, पैसा होगा। चल इसे तोड़ते हैं। तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुला है। क्या बात है? दोनों ने जब वो अलमारी खोली तो अंदर सोने के जेवर और पैसों की गड्डियां रखी थी। वाह वाह वाह, इतना सारा सोना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक लुटेरे ने वहां रखी एक चेन अपने गले में डाल ली। देख कैसा लग रहा हूं मैं। और तुरंत वो चेन सांप में बदल गई। सांप सांप, बचाओ 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 मुझे। सांप को देखकर दोनों यहाँ वहाँ कूदने लगे। सांप से डरकर वो दोनों एक दरवाजे के अंदर चले गए तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। एक लुटेरा किसी चीज से टकराया। जब दोनों ने देखा तो वो एक विशाल पेड़ था। वो दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। अब ये शेर कहां से आ गया? इसे बोलते हैं आसमान से टपके
खजूर में अटके। वो दोनों पीछे घूमे तो पीछे भूखा शेर उनका शिकार करने की फिराक में था। भाग! दोनों शेर से जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते वो फिर से किसी जादुई दरवाजे से गुजरे और इस बार वो वापस घर के अंदर पहुंच गए। ये घर नहीं है। वो देख, वो सांप! वो दोनों फिर से सांप से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। उनमें से एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया। यहाँ ऊपर, जल्दी! दोनों ऊपर बैठकर सांप को देख रहे थे। हमें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। तभी मालती और मेघा दोनों जमीन से बाहर आईं और उन्होंने सांप को गायब कर दिया। अपनी जादुई छड़ी से दोनों लुटेरों को जमीन पर पटक दिया। क्यों बच्चू? ये है असली जादू। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई जो हमने सोचा कि हम तुम दोनों से बदला लेंगे। माफ कर दो प्लीज। चल ठीक है, अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही दोनों लुटेरों ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। यू आर अंडर अरेस्ट। लुटेरों ने पीछे मुड़कर मालती और मेघा को देखा। मेरी माँ, इस बार मिले हो, जिंदगी में कभी और मत मिलना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी सास बहू से तो दूर रहना ही सही है। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो मुझे, वरना ये सास बहू हम दोनों को मार देंगी। जॉन जैक्सन ने यहाँ अपना एक कैफे खोला था, जैक्सन कैफे। ये कैफे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में था, इसलिए कॉफी के लिए अक्सर भीड़ लगी रहती थी। कॉफी के साथ साथ केक, पेस्ट्रीज और हल्का फुल्का नाश्ता भी रहता था। जॉन भाई, मेरी रेगुलर स्ट्रॉन्ग कॉफी और एक वेज पफ। ओके। हमारे लिए कॉफी एंड 1 चॉकलेट पेस्ट्री। ओके मैडम। इस दौर में जैक्सन कैफे काफी मशहूर था। ग्राहक वेटिंग में खड़े रहते थे। मयूर, तुम टेबल नंबर 4 को सर्व करो और शंकर, तुम बाहर चेयर्स लगाओ। जी सर। सुबह से शाम तक कैफे में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस दौरान जॉन का कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। 20 साल बाद जैक्सन कैफे में काफी बदलाव आ गए और अब इस कैफे की बागडोर जॉन के बेटे एंथनी के हाथ में थी। इस समय कैफे के बाहर लंबी भीड़ तो नहीं रहती थी, पर कैफे कभी खाली भी नहीं रहता था। सर, सिग्नल के पास एक कैफे खुला है। हमारे ज्यादातर कस्टमर वहीं जा रहे हैं। तुम टेंशन मत लो, हमारे कस्टमर लॉयल हैं। उन्हें हमारी कॉफी का टेस्ट बहुत पसंद है। वो यहीं लौट कर आएंगे। और वैसे ही हुआ। एंथनी के रेगुलर कस्टमर्स उसके कैफे में लौट कर आते थे। एंथनी, हमारा एक रेगुलर कॉफी प्लीज। ओके मैम। कल हम उस नया कैफे में गया था। बहुत ही बकवास टेस्ट है उनकी कॉफी का। उनको तो कॉफी बनाना भी नहीं आता। एंथनी, तुम्हारा कॉफी टेस्ट सो गुड। थैंक यू मैम। योर कॉफी। जब एंथनी कैफे चलता था तब कई कैफे खुले, पर एंथनी का कैफे फिर भी चलता रहा क्योंकि उसके कस्टमर्स को उसके हाथ की कॉफी ही पसंद थी। जॉन की तरह तो नहीं, पर एंथनी भी अच्छे पैसे कमा रहा था। और 20 साल बाद इस कैफे की बागडोर डैनियल के हाथ में आई। ये हमारा फैमिली बिजनेस है डैनियल। तुम्हें किसी भी हाल में इसे वापस फेमस करना होगा। यस सन। जब मैं इस कैफे को स्टार्ट किया था तो लोग बाहर वेट करते थे, पर अब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अब तो इस कैफे में कोई आता ही नहीं। आई नो दादाजी, हमें कैफे में बदलाव करना पड़ेगा। हाँ, मेरे टाइम में इस पूरे एरिया में बस हमारा ही कैफे था। इट वॉज न्यू देन। और हमारी कॉफी और स्नैक्स का टेस्ट भी यूनिक था। उस टाइम में वेज पॉप्स बस हमारे कैफे में ही मिलते थे।
तुम्हें भी कुछ ऐसा ही यूनिक करना चाहिए। मैंने भी कैफे में पिज्जा स्टार्ट किया था यही सोच के, पर अब मुंबई में इतने सारे पिज्जा पार्लर हैं कि हमारे पिज्जा का आइडिया वर्क नहीं किया। सो जो भी करो सोच समझ के करना। एंथोनी, आई डोंट एग्री विथ यू। डैनियल, तुम कुछ नया ट्राई करो। ठीक है दादाजी, गिव मी सम टाइम। मुझे यकीन है कि मैं जैक्सन कैफे को वापस पॉपुलर कर सकता हूँ। और अब डैनियल ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो मुझे कैफे का इंटीरियर चेंज करना होगा। नेक्स्ट, प्राइसेस ऐसे हैं तो नॉर्मल लोग अफोर्ड कर पाएंगे। और देन मुझे कुछ यूनिक लॉन्च करना है, पर क्या ये सोचना है। डैनियल ने एक लंबी लिस्ट बना ली। उसने अपने इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड जेनी को बुलाया। हेलो, तुम्हें इस कैफे को रेनोवेट करना है, पर मिनिमम बजट में। दिस प्लेस इज नाइस। यहाँ ऑलरेडी इतने सारे एंटिक्स हैं। बस ब्राइट कलर्स और रिपेयर वर्क की जरूरत है, और थोड़ी लाइट्स की भी। ग्रेट, तो काम स्टार्ट करते हैं। जेनी ने अगले दिन से काम स्टार्ट कर दिया। खाली खाली दीवारों पर रंगीन पेंटिंग कर दी और सारे कैफे के फर्नीचर को नई तरीके से अरेंज किया, और एक हफ्ते में पूरा कैफे चेंज हो गया। नाइस, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप अब कस्टमर आएंगे। जरूर आएंगे। क्या हम नाम बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम बस 3.0 ऐड कर सकते हैं? मतलब? जैक्सन्स 3.0 कैफे। यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। फाइनली जैक्सन्स कैफे का बोर्ड चेंज हो गया। अब डैनियल तैयार था कैफे को शुरू करने के लिए। कैफे बाहर से बहुत ही आकर्षक दिख रहा था, इसलिए यंगस्टर्स आकर्षित होने लगे। डैनियल ने हर वो स्नैक आइटम बेचना स्टार्ट कर दिया जो आजकल के यंगस्टर्स खाते थे। एक फ्रेंच फ्राइज और 2 बर्गर। हमारे लिए एक चिकन पिज्जा। ओके सर। शुरू में काफी कस्टमर्स आने लगे। कॉलेज जाने वाले बच्चे कैफे में आकर तस्वीरें खींचते और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। ये देखकर डैनियल खुश था। उसका खानदानी कैफे एक बार फिर पॉपुलर हो रहा था। पर समय के साथ ग्राहक आना कम हो गया। अब धीरे धीरे कैफे खाली रहने लगा। अब डैनियल परेशान हो गया। ऐसे तो मैं वर्कर्स की पगार तक नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस दिन वो परेशान ही घर पहुंचा। क्या हुआ? इतनी चिंता में क्यों हो? दादाजी, कैफे का सेल बहुत गिर चुका है। लॉस में आ चुका हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कुछ नया सोचो। ऐसी कोई डिश जिसे खाने के लिए कस्टमर्स तुम्हारे पास ही आए। समथिंग यूनिक। दादाजी का ये मशवरा डैनियल को सही लग रहा था। वो इंटरनेट पे ढूंढने लगा कि वो क्या नई डिश बेच सकता है। बर्गर्स, पिज्जा, फ्राइज तो वो ऑलरेडी बेच रहा था। तभी उसका ध्यान काले पिज्जे पर गया। काला पिज्जा बिल्कुल अलग था। डैनियल को काले पिज्जे का आइडिया अच्छा लगा। अगले ही दिन डैनियल ने कैफे में काला पिज्जा बनाया। देखने में तो ये काला है, पर स्वाद में बहुत अच्छा है। डैनियल को अपना यूनिक आइडिया मिल गया। उसने कैफे के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए ब्लैक पिज्जा के, और एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी। एक ब्लैक पिज्जा। मुझे भी। हमें भी एक ब्लैक पिज्जा। डैनियल का ब्लैक पिज्जा आते ही मशहूर हो गया। सोशल मीडिया पे पिज्जा वायरल हो गया और उसके कैफे के बाहर काला पिज्जा खाने के लिए लंबी लंबी कतार लगने लगी। डैनियल ने कई और लोगों को काम पर रख लिया। एक बड़ी पिज्जा कंपनी वाले डैनियल के पास आए। हम चाहते हैं कि आप अपनी ब्लैक पिज्जा की रेसिपी हमें बेच दें। हम आपको करोड़ों रुपए देंगे। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप ब्लैक पिज्जा मुंबई के किसी भी पार्लर में नहीं बेचेंगे। मुंबई के बाहर आप बेच सकते हैं। जैक्सन ने पिज्जा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उसे अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों रुपए मिल गए। जैक्सन का स्पेशल काला पिज्जा मुंबई में बस उसी के कैफे में मिलता था, जिसे खाने के लिए लोग लंबी कतार लगाते हैं। डैनियल ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। एक अपने कैफे को यूनिक बनाया और दूसरा अपनी रेसिपी के लिए करोड़ों कमा लिए।
जॉन और एंथनी को डैनियल पर गर्व था। जैक्सन कैफे का काला पिज्जा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई थी।